अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, जो सूरत हाल है, मैं चाहूँगा हम उस पर बात करें, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ नई बातें हैं जो सामने आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज के दिन जब स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करते हैं तो वो ये कहते सुनाई देते हैं कि तमाम जमातों को पार्लियामान के जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी को यकीनी बनाना चाहिए। ये बड़ा एक मुख्तलिफ़ किस्म का स्टेटमेंट है कि वो पार्लियामान की बात कर रहे हैं, जमहूरी इक़्तिदार की बात कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं। अब तक तो वो सिर्फ अपनी जमात को जमात समझते हैं या अपनी इत्तेहादी जमातों पर कोई कमेंट नहीं करते और बाकी सबको चोर उचक्के समझते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं समझते, सबको वो समझते हैं कि करप्शन कर चुके हैं और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है। लेकिन अब फॉर अ चेंज उन्होंने एक नेशनल डायलॉग का भी जिक्र माजी में किया था। बड़ी वो एक अनलाइकली बात थी कि इमरान खान साहब नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ पार्लियामान पर तवज्जो देना, मुंतखब नुमाइंदों की बात करना, पार्लियामान के माहौल को बेहतर बनाना। एक तरफ तो अब काफ़ी टाइम से कोविड की वजह से पार्लियामान बंद है, जो पार्लियामानी कमेटीज़ हैं वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन इससे पहले जो बात हम मुसलसल करते आए, जिस पर हम बहुत ज़ोर देते आए, वो ये कि पार्लियामान फंक्शनल नहीं है, पार्लियामान का माहौल मुसलसल ख़राब किया जाता है। और उसमें हम ब्लेम नहीं करते कि कौन ख़राब करता है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है पार्लियामान में बेहतर माहौल रखने की और उसको चलाने की, वो हुकूमती जो अरकान हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। अगर अपोजिशन कोई ऐसी तकरीर या बदमज़गी पैदा करने की कोशिश करती है तो हमें हुकूमती अरकान दो कदम आगे नज़र आते हैं माहौल ख़राब करने में। फिर हम ये बात मुसलसल करते रहे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपोजिशन को भी खटकते हैं, लेकिन हर मौके पर माइक उन्हीं को दिया जाता है, बोलने का मौका उन्हीं को दिया जाता है। और जो हुकूमती जमात है उसके अंदर भी कुछ मखसूस लोगों को पजीराई हासिल है, उनकी जो शोला बयानी है उसकी वजह से, या आप जो भी उसको नाम दे दें, लेकिन माहौल मुसलसल ख़राब होता है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवामी मसाइल की, पार्लियामान की और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बड़ा एक अहम मौका है कि आज के दिन पे हम जब उन्होंने तज़किरा कर ही दिया तो हम ज़रा पार्लियामान की और उसकी अहमियत का जिक्र आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर कर लें। इसके साथ साथ PDM का जो सारा मामला चल रहा है, हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से अगर कहा जाए तो मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी साहब ने ही उनके हवाले से बहुत सारी अजीब बातें कर दी हैं। फिर उसके साथ साथ वज़ारत दाखिला से मौलाना फजल रहमान साहब को ख़तरा, उनकी जान को ख़तरा है दहशतगर्दाना हमले में। फिर मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो नैब का मामला है और उस पर सवालात हैं। तो एक तरफ तो वो रिडा में है बड़ी हद तक, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये जो एक दरार पड़ती हमें नज़र आ रही है। और फिर अब हम देखते हैं कि कहीं पर इस्तीफ़ों के हवाले से दीगर मामलात PDM फ़ैसला करेगी मार्च कब होना है। गो के बिलावल साहब डिटर्मिन्ड हैं और उनका ये कहना है कि वो इस्तीफ़ा लेकर रहेंगे, वो कोई डायलॉग नहीं चाहते, ना कोई डायलॉग हुकूमत के साथ हो रहा है। लेकिन खुर्शीद शाह साहब उन्हीं की जमात के काफ़ी सीनियर रहनुमा, वो डायलॉग पर जोर दे रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस्तीफ़े मसले का हल नहीं। मुख्तलिफ़ आवाज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें इस वक्त सब सतह पर नज़र आ रही हैं। ये किस हद तक बात मैच्योर हो पाएगी, कितना प्रेशर PDM माउंट कर पाएगी इस वक्त हुकूमत पर, लॉन्ग मार्च किस हद तक इफ़ेक्टिव होगा और ये दरारें क्या मज़ीद गहरी होंगी या नहीं, ये एक दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट साइड है। मैं चाहूँगा जिस पर हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर बात करें। तो इन दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मैं गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अजीम चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। ताहिर मलिक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। चौधरी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, कैसा लगा आज आपको पार्लियामान की अहमियत के बारे में जानकर या सुनकर वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब की ज़ुबानी, जब वो मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रहे हैं, पार्लियामान की अहमियत की बात कर रहे हैं, पार्लियामान की जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी को यकीनी बनाने की बात कर रहे हैं, हाउ डू यू टेक इट सर? का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि बदएतमादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है कि दोनों फरीकैन एक दूसरे पर एतमाद करना ही नहीं अब चाहते। और जब कभी भी माजी में इनकी मुलाकातें हुई तो जो अपोजिशन के लोग इनके साथ मुलाकात करने जाते थे, अभी मुलाकात शुरू हुई भी होती थी, टीवीज़ पर टिकट चलना शुरू हो जाते थे। ये टिकट यकीनन अपोजिशन नहीं चलाती होगी, कहाँ से चले ये तो हुकूमत बता सकती है कि वहाँ कौन लोग मौजूद होते हैं जो ये टिकट चला देते हैं। वो मुझे इत्तफाक हुआ कुछ दिन पहले शाहिद खाकान साहब से मिलने का। मैंने उनसे यही सवाल किया था, कोई सूरत है कि आप लोगों के दरमियान कोई मामला तय होते हैं, आप मुज़ाकरात करें
जी उनका कहना कैटेगोरिकली ये था कि बदएतमादी की इतनी बड़ी फिजा कायम हो चुकी हुई है कि जब तक हुकूमत पब्लिकली इस बात को नहीं कहती कि हम किन चीजों पर मिलना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, इसकी कोई जरूरत ही हमें नहीं है कि हम इनके साथ अब कोई बात करें। और बात हमने अब क्या करनी है, जो ये करना चाहते हैं वो ये करते हैं। बात इनको को समझाने की कोशिश करें तो ये समझते नहीं है और हर शख्स को उठाकर ये जेल में डालना चाहते हैं। और अगर यही तरीका कार है तो इस तरह तो पार्लियामेंट नहीं चलती। उनका ये भी कहना था कि जो जबान इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ही नामुनासिब है, वो गैर पार्लिमानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत की ही जिम्मेदारी होती है कि वो पार्लियामेंट के माहौल को बेहतर, उसके लिए चीफ विप काम करता है जो नजर नहीं आता, कहीं खामोशी के साथ काम करता है। बहुत सारा काम स्पीकर का दफ्तर कर दिया करता है, स्पीकर खुद एक्टिव होते हैं, अपोजिशन को बुला लेते हैं खामोशी से, हुकूमत के लोगों को बुला लेते हैं, मामला तय कर लेते हैं। मैं इस हद तक जानता हूं कि अगर वॉकआउट भी माजी में हुआ करता था तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों को पता होता था कि कितने बज के कितने मिनट पे वॉकआउट करना है, क्या होना है, फिर वापस आना है कि नहीं आना। यहाँ तक चीजें तय कर ली जाती हैं। ये मामला मुल्क के मफाद ये होते हैं जिस पर गुफ्तगू वहाँ होनी होती है, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा कि किसी पॉलिसी पर वहाँ ऐसी गुफ्तगू हुई हो जिससे अवाम को कोई फायदा हो। ये दुरुस्त है कि हुकूमतें इंतजामी मामला हैं वो खुद उसका फैसला करती हैं, एग्जेक्टिव के तौर पर पार्लियामेंट में कम लाती हैं, लेकिन पार्लियामेंट की अफादियत को बढ़ाने के लिए हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी फिजा कायम करे कि एतमाद बहाल हो सके। बिल्कुल जी, ये तो हम कहते आए हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ये फ़िज़ा कायम करना। अब तक मैं सिर्फ ये नहीं कि ये अप्रोच हो सकती है या नहीं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये अप्रोच तो जो अब तक जितने इवेंट्स मामलात जो हो चुके हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जब हम देखते हैं कि हुकूमत प्रेफर करती है कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए मामलात चलाए जाएँ, पार्लियामान में मौजूद या चीज़ें ज़ेर बहस ना आएँ, तो ये बड़ी ट्रू इंडिकेशन है इस बात की कि पार्लियामान को हुकूमत खुद अहमियत नहीं दे रही। आज जब इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि पार्लियामान जो है कानून साजी जमहूरियत के तसलसल के लिए निहायत अहम और सबसे बड़ा आइनी फोरम है, तो ये सवाल इसलिए रेज़ होता है कि ये आया वो अब समझ रहे हैं, पहले नहीं समझते रहे, और अगर समझते हैं तो रुकावट कहाँ पर है। मैं मुबशर बुखारी साहब आपसे जानना चाहूँगा, ज़्यादा दूर नहीं मैं जाता और तवील को तारीख़ का हम तज़किरा नहीं 2.5 साल की करते, आप सिर्फ ये देख लें कि अभी अचानक से गो कि ये पहले से बात करते आ रहे थे, जब बिल्कुल सर पर आ गए सेनेट के इंतखाबात तो ये शोशा छोड़ा कि हम शो ऑफ हैंड से कराएंगे और हम रुजू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। ये मामला पार्लियामान में ज़ेर बहस लाया जा सकता था कि शफाफियत के लिए शो ऑफ हैंड है, कानून में तब्दीली है, पार्लियामान करे ये काम, लेकिन आप कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 1 महीना पहले हमें ख्याल आया हमने ये काम करना है। फिर आप कहाँ पर ये कह सकते हैं कि जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी को यकीनी बनाना चाहिए, ये जिम्मेदारी है तमाम तर जो सियासी जमातों की जो पार्लियामान में हैं। कुछ समझ में नहीं आती है मुझे बात, और बड़ा तजाद नज़र आता है इस सारे मामले में। बिल्कुल एक इंतहाई कन्फ्यूजन नज़र आता है वज़ीर आज़म साहब की अपनी सोच में भी। और अगर आप चूँकि माजी के रेफरेंस दिए बगैर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, अरसलान भाई, हम मियां नवाज शरीफ को बहुत क्रिटिसाइज़ करते रहे उनके पहले दौरे हुकूमत में, जिसमें वो डिस्क्वालीफाई भी हुए कि वो पार्लियामेंट में नहीं आते, और शदीद मतलब हम ये कहते थे कि इन्होंने पार्लियामेंट को मजाक समझ लिया है। हालांकि उनके बड़े ज़िम्मेदार और बड़े तजर्बाकार सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद होते थे। खान साहब के पास तो शायद उतनी तजर्बाकार फोर्स भी नहीं है जो उनकी एब्सेंस में पार्लियामेंट को संभाल सके, और जिस तरीके से वो करते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हों, वो देखिए वो उनका काम वही है कि अपोजिशन पे अटैक करना, पार्लियामेंट के बाहर हों उनका काम यही है, यानी जो काम बाहर कर रहे हैं वही पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं। खान साहब का अगर देखें तो आपको जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में याद होगा, इनसे कुछ वादे किए गए और ये बड़े जोशो खरोश से जनरल मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम में भी उनके हमायती रहे शुरू में, और फिर बाद में बैकआउट कर गए इलेक्शन के बाद। इन्हें 1 सीट मिली थी मियाँ वाली से, और वो 1 सीट अगरचे 1 सीट थी लेकिन चूंकि आवाम के वोटों से आए थे, उस वक्त भी इन्होंने पार्लियामेंट को कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई, और कभी एक ओपनिंग स्पीच उन्होंने दे दी उधर आके, और कभी कभार आते थे झरोका दर्शन के लिए। उसके बाद पिछली पार्लियामेंट के हवाले से जो अल्फाज उन्होंने कहे, एक जमहूरियत पसंद होने के नाते से मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। हालांकि इनकी 33-34 मेंबर्स थे, उसके बावजूद खान साहब वहाँ पे आके
कोई एक्टिवली इन्होंने रोल प्ले नहीं किया, ना ही इनके जो साथी थे वो कोई रोल प्ले कर रहे थे। एक शाह महमूद कुरैशी साहब हमें नज़र आते थे जो एक्टिवली करते थे, और अब पार्लियामेंट जो है इनकी हुकूमत है, लेकिन इनका एटीट्यूड बिल्कुल वही है जो उनका 2013 से 2018 के दरमियान रहा था। उस वक्त वो बाहर कंटेनर पे खड़े होके बोल रहे होते थे हुकूमत को। आज चूँकि वही हुकूमत जो थी अपोजिशन में है, अब वो पार्लियामेंट के डेस्क के, पार्लियामेंट के माइक को यूज़ करते हुए बोलते हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या हर जमहूरियत पसंद बल्कि हर पाकिस्तान के शहरी को ये जान लेना चाहिए कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है। पाकिस्तान में जितने भी कवानीन हैं उनको अगर बनाना है, उनको अमेंड करना है, उनको डिस्कस करना है, वो पार्लियामेंट में ही होंगे। और खान साहब को ये ख्याल यकीनन देर से आया है, और अगर वो इस पे यकीन रखते तो ये सदर साहब से इतने ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो जारी ना करवाते। इस बात का ये इंडिकेट करता है आज का स्टेटमेंट कि वो जो भी कह रहे हैं वो दिल से नहीं कह रहे, चूँकि उनका अमल कुछ और है और स्टेटमेंट राइटली सेड। बुखारी साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं ज़रा ताहिर मलिक साहब की जानिब बढ़ूंगा, और ताहिर मलिक साहब की जानिब बढ़ने से पहले मेरे ख्याल से मैं एक ब्रेक की जानिब बढ़ लूँ। ब्रेक से वापस आकर ही हम ताहिर मलिक साहब से तफसील से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मलिक साहब, स्पीकर कौमी असम्बली जो भी है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। एक आम रिवायत, हम आज असद कैसर साहब को ब्लेम करें, एक आम रिवायत यही रही है कि जो हुक्मरान जमात होती है उसी का स्पीकर मुंतखब होता है, और जब स्पीकर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर वो पूरे पार्लियामान के तमाम जमातों के नुमाइंदे होते हैं और उनके स्पीकर होते हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं जितनी जमातें होती। पर एक रिवायत रही है, आप माजी में देख लें, अयाज सादिक साहब स्पीकर थे या उससे पहले चले जाएँ, जो स्पीकर जिस जमात का रहा उसका टिल्ट उसी की तरफ रहा। तो कभी भी जो असल रूह है स्पीकर के ओहदे की वो तो उस तरह से कभी सर्व ही नहीं हुई। तो फिर आज क्यों ब्लेम दिया जाए सिर्फ असद कैसर साहब पे? और फिर पार्लियामान के फंक्शनल ना होने की जो बात है वो कहते हैं जी अपोजिशन माहौल ख़राब करती है, ये तकरीर नहीं करने देते, इसलिए खान साहब नहीं आते, ये आराम से सुनते नहीं हैं उनकी तकरीर, लिहाजा वो जो उनके अपने वादे थे कि पार्लियामान में सवाल जवाब होंगे वो अपडेट करेंगे, वो कोई वादा वफा नहीं किया सिर्फ इसलिए कि अपोजिशन तंग करती है। सर, हाउ डू यू सी इट? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने ये बताया, लेकिन मैं ये बताता चाहूँ, आपके नाजरीन को बताता चलूँ, और असद कैसर साहब को पार्लिमानी तारीख का मुताला करना चाहिए। एक तो इसमें कोई हर्ज नहीं, जैसे कि आपने कहा कि स्पीकर एक सियासी जमात का रुकन होता है, लेकिन वो जब हल्फ उछाल देता है, द मोमेंट वो स्पीकर बन जाता है, तो फिर पार्लिमानी रवायात ये हैं कि उसकी हैसियत एक जज की तरह होती है। पूरे हाउस का वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो स्पीकर होता है, वो वोट भी कर सकता है जब वोट बराबर हो जाएं, और उस वक्त वो अपना फैसला कौन वोट पास कर सकता है। लेकिन उसने बराबर का टाइम देना होता है, उसने अपोजिशन गवर्नमेंट, उसके दौरान जो पार्लियामेंटेरियंस के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे असद कैसर साहब उस तरह असर्टिव नहीं है। और ये जो देखें कि आपने कहा कि माजी में भी ऐसे रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन वो पहले स्पीकर थे कि जब असम्बली टूटी वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक की जानिब से, तो वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होके सिंध हाई कोर्ट में गए। इंतज़ामिया के इस गैर जमहूरी इक़दाम को उन्होंने चैलेंज किया जब पाकिस्तान नया नया बना था। उसके बाद आप देख लेंगे जो स्पीकर रहे, जब अयूब खान ने इस्तीफ़ा दिया तो उनकी अपनी पार्टी के जो अब्दुल जब्बार खान थे वो चूँकि मशरकी पाकिस्तान पे से ताल्लुक़ रखते थे और वो फेयर थे और वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, उनका एक टिल्ट नहीं था। तो अयूब खान ने अपने बनाए हुए आइन की खिलाफ वर्जी की और स्पीकर के बजाय उन्होंने यहया खान को इक़्तिदार दिया। नतीजा क्या हुआ? इस इंतहा ने हमें पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया। फिर मलिक मिराज खालिद मरहूम, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो के वक्त भी मौजूद थे, लेकिन बाद में 90s में साहबजादा फारूक अली खान थे 70s में, जिनकी हाल में वफात हुई है।
उनका तर्ज अमल इंतहाई मिसाली था। तो 90 की दहाई सर में ये तवील तारीख है, आपने दुरुस्त फरमाया जिस तरह मलिक साहब, लेकिन टू बी प्रिसाइज जब हम इस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और इस वक्त के मौजूदा पार्लियामान की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ी मौजूदा पार्लियामान की बात करें तो सिर्फ हल्फ उठा लेना, ओहदों का हामिल हो जाना ये काफी नहीं। अना से, गुस्से से, जिद से बाहर निकलना पड़ेगा, इंतकाम से। अगर हम पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं तो फिर ये है कि मुज़ाकरात के फोरम होते हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि एक्शंस, वर्ड्स को अपने एक्शन से साबित करना होगा। अब जब मुज़ाकरात आपके पास जमहूरियत में पार्लिमानी फोरम मौजूद हैं और आइन साज इदारे मौजूद हैं, वहाँ मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो मुज़ाकरात फिर गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथ में चले जाएंगे। फिर इमरान खान साहब का भी उसमें नुकसान होगा, अपोजिशन जमातों का भी नुकसान होगा। तो राइटली सेड मलिक साहब, आपका पॉइंट आ गया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नुकसान की जो बात है वो नुकसान तो होता चला आ रहा है और पता नहीं मज़ीद कितना हो। मैं अजीम चौधरी साहब आपसे जानना चाहूँगा, सर आज एक इजलास हुआ है जो तर्जुमान भी जिसमें शामिल थे, जिसमें वज़रा भी शामिल थे, हुकूमती कुछ पार्लिमानी पार्टी के लोग भी शामिल थे। अभी ज़राए से ख़बरें पहुंची हैं और जो ख़बरें हैं उनके मुताबिक ये फ़ैसला किया गया है कि नैब के हवाले से जो मामलात हैं वो आवाम के सामने रखे जाएं। NRO ये कैसे मांगते हैं उसकी तफसीलात आवाम के सामने शेयर की जाएं। फिर वज़ीर आज़म साहब ने उस इजलास में फरमाया कि ये चाहते हैं कि एक तो करप्शन नैब ज़्यादा शख्स ना अहल ना हो, फिर 1 अरब से कम वाली करप्शन का मामला नैब देखे ही ना। एक तरफ ये कहते हैं नेशनल डायलॉग, एक तरफ ये कहते हैं ये मामलात। दूसरी जानिब अब तक इट्स अ बिग फेलियर, ये जो रहा है एहतसाब का नारा, ये फेल हुआ है। जितने लोगों पर इन्होंने केसेस हुए, बनाए, माजी के थे, जैसे भी थे, वो सब ज़बानतों पे हैं, बाहर हैं। किसी पर कोई चीज़ हतमी तौर पर साबित नहीं कर सके। हत्ता कि इतना बड़ा जो केस चला नवाज शरीफ साहब वाला, वो आज भी इमरान खान साहब रिग्रेट करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बयानिया फ्लॉप हुआ है क्योंकि आप उस तरह से ना लूटी हुई दौलत में से 1 रुपया भी वापस ला पाएँ, ना बाहर जो आपने जायदादों का सुराग लगाया था उनमें से कुछ रिकवर कर पाएँ, और ना यहाँ पे कुछ कर पाएँ। लेकिन फिर आप अपने हर इजलास में, हर जगह पे यही आज़म दोहराते हैं कि नैब केसेस मज़ीद आवाम के सामने लाएंगे। कब तक चौधरी साहब, आखिर कब तक? सवाल ये अभी थोड़ी देर तक जब शुरू होगा सिलसिला टीवी डिबेट का तो यही तर्जुमान आके कहेंगे प्राइम मिनिस्टर तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन बताइए क्या चोरों और डाकुओं के साथ मुज़ाकरात कर लिए जाएं? क्या ये कहते हैं कि 1 अरब से कम वाले लोग जो हैं उनको छोड़ दिया जाए, नैब को ख़त्म कर दिया जाए? ये वो गुफ्तगू होगी जो प्राइम मिनिस्टर की उस गुफ्तगू के नतीजे में गाली निकालने के मुतरादिफ होगी कि अगर कोई माहौल बन भी सकता है तो वह ना बने। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर गुजरें, आपको ऐलान करने की क्या जरूरत है? अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार करना है, नैब ने गिरफ्तार करना है, तो नैब के वकील तो इनको नहीं बनना चाहिए, हुकूमत को और हुकूमत के तर्जुमानों को। नैब के पास अपना PRO मौजूद है, वो बात करे इस बारे में। अगर लोगों ने करप्शन की है तो फिर आप उन जजेस को जिनको आप तैनात अब करने लगे हैं 100 के करीब, और उनसे ये कमिटमेंट लें और इन्हें पाबंद करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए कि वो 30 दिन में या 60 दिन में जो भी दिन आप तय करें कि वो मुकदमात का फैसला करें। 11 12 साल अगर मुकदमात चलते रहें तो लोगों को मुलजिम बनाकर आप पेश करें और उसके बाद वो बरी हो जाएं, तो वो कहाँ से अपने 12 साल की उस बेइज्जती को वापस लेकर आएंगे जो आवाम में हो चुकी होगी? ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आप पार्लियामेंट की फिजा को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर इल्जाम तराशी नहीं किया करते, फिर एक्ट किया करते हैं। आप एक्ट करें और एक्ट को साबित करें कि ये एक्ट जो हमने किया है ये बिल्कुल जस्टिफाई था और इस पर अदालतों ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल ठीक है, और फिर अदालतों के फैसले पर बेशक आप गुफ्तगू कर लें, जितनी मर्जी कर लें, उससे आपको कोई नहीं रोकेगा। पाकिस्तान की अदालतों के मामलात हमारे सामने हैं, यहाँ लोअर कोर्ट्स में जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उन पर सारा बोझ डाल दिया जाता है, सियासी फैसले भी हम उनसे करवाने की कोशिश करते हैं। मैं सेनेट के वोट के हवाले से ये बात कहता चलूं कि सेनेट का वोट ट्रांसफरेबल होता है। अगर कोई MPA वोट डाले तो उसके पास 7, 8, 10, 11, 12 प्रायोरिटीज होती हैं जो उसने पूरी करनी होती हैं, और अगर आप वोट जो है वो हाथ खड़ा करके डलवा लेंगे तो वोट ट्रांसफर नहीं होगा, और इस तरह इंतखाब का वो तरीका का जो आइन ने बताया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी होगी।
आप मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट आपको इसकी तशरीह करके कोई बेहतर तजवीज़ दे दे, कोई बेहतर राय दे दे, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट यही फैसला कर दे हुकूमत चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले आप पार्लियामेंट में तो जाइए, पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए बिल तो मंजूर करवाइए। जब आपका बिल मंजूर हो जाएगा तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है। और ऐसे जी चौधरी, ऐसे हालात में जब हम एक गू की कैफियत में है, सियासी कशमकश इंतहा को है, बदएतमादी फैली हुई है, मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना है, जाने कौन कौन सी बलाएं हैं जो हमें इस वक्त लिपटी हुई हैं। हमारे फॉरेन अफेयर्स के मामला भी को बहुत अच्छे नहीं है। हम रोज ये कहते हैं कि इंडिया जो फॉल्स फ्लैग पे कोई एक्टिविटी करेगा तो हम जवाब देंगे। इसका मतलब यह है कि फॉल्स फ्लैग पे कोई ना कोई एक्टिविटी इंडिया करना चाहता है और हमारे पास ये खबर है। ऐसे हालात में कौम की यकजहती की जरूरत है, कौम में इंतजार और अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। अपोजिशन तो तनकीद किया ही करती है, का काम तो यही है और वो यही काम राइटली सेट चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं मुबशर भाई जानना चाहूँगा आपसे, लूटी हुई दौलत वापस आए कौमी ख़जाने में, एहतसाब हो, जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, करप्शन की है, वो पैसा उससे रिकवर हो, उसको सज़ा हो। ये मेरी आपकी हम सब की ख्वाहिश होगी और इसका कोई मुखालिफ नहीं है। एहतसाब, कड़ा एहतसाब मुल्क में होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। इसके भी हम सब हिमायती हैं और ये बड़ा पॉपुलर नारा है और इसको हर कोई सपोर्ट करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये अमली तौर पर मुमकिन हो नहीं पाया, ये अमली तौर पर मुमकिन हो नहीं पाया कि आपको लूटी हुई दौलत वापस ले आएँ, बाहर जायदादें बेच के वो पैसे कौमी ख़जाने में आप डाल दें। दिस हैज़ नॉट हैपन, ये हो नहीं सका। क्या ये जब इदराक इस बात का हो गया कि ये इतना आसान नहीं है, और फिर आप कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स हैं जी, इनको नहीं पकड़ा जा सकता, क्या खूब होता कि अगर आप कैपेसिटी बिल्डिंग करने में 2-2.5 साल लगा देते और उसके बाद पक्का हाथ डालते और कोई चीज़ों को अंजाम को पहुंचाते, ना कि आप सिर्फ पॉपुलर नारे लगा के उजलत में बहुत सारे काम करें, चीज़ें कंक्लूड ना हो पाएँ, और अगर नहीं हो पा रही तो फिर भी 2.5 साल बाद आप नहीं समझ पा रहे कि अब अपनी स्ट्रैटेजी, गेम प्लान को चेंज कर देते हैं, अब किसी नई स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरते हैं। नहीं, आप बज़िद हैं कि आपने टीम भी वही रखनी है, लोग भी वही रखने हैं, स्ट्रैटेजी भी वही रखनी है, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं वज़ीर आज़म साहब के लिए कि वो डिलीवर इसी तरह कर पाएँ, बट बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि विद द सेम स्ट्रैटेजी कोई चीज़ें अंजाम को पहुँचेंगी। सर, योर टेक ऑन इट। देखिए 2.5 साल तो गुजर गए हैं। होना तो ये चाहिए था, आइडियल सूरत हाल ये होती कि जब ये 2013 के इलेक्शन के बाद पहले इन्होंने धांधली का शोर मचाया और धांधली के बाद करप्शन के नाम पे इन्होंने पूरे 5 साल जो हैं वो सड़कों पे गुजारे, कंटेनर पे गुजारे। बड़ी अच्छी कैंपेन ये अपने इलेक्शन की करते रहे और 5 साल हम मीडिया ने बड़ी शदीद कवरेज की। तो उस वक्त इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, इस बात पे यकीन करते हुए कि अगर वो वाकई में अवाम उन्हें वोट दे दे और अगर वो हुकूमत में आ जाएं तो उनके पास प्लान क्या हैं, जिन जिन खराबियों की वो निशानदही करते रहे हैं उसके लिए भरपूर उनके पास पहले से ही प्लान मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो हल्ला गुल्ला तो जारी रहा 5 साल, लेकिन प्लानिंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। ना उन्होंने ना उनकी बैंड वैगन में शामिल जो इतने ज़्यादा ब्रिलियंट लोग थे, असद उमर जैसे, जो जिन्हें वो गेम चेंजर और अपनी पार्टी का कोई सॉक्रेटिस काइंड ऑफ पर्सन कहते थे। नतीजा ये कि उन्हें भी बदलना पड़ा, उन्हें फिर हफीज़ शेख साहब को लाना पड़ा। तो प्लान तो कोई नहीं था। फिर कम अज़ कम ये होता कि जब हुकूमत में आ गए तो उन्हें यकीन कर लेना चाहिए था कि वो हुकूमत में हैं, अब उनके कंधों पे भारी जिम्मेदारी है। अपोजिशन को छोड़ें और प्लानिंग करें। कम अज़ कम जो एग्जीक्यूटिव का रोल है वो उन्हें इफ़ेक्टिवली प्ले करना चाहिए था, जो कि अभी तक नज़र आ रहा है वो नहीं कर रहे। और फिर वही करप्शन, लूटी हुई दौलत, और ये खान साहब तो चूँकि एक लाइन दे दी इन्होंने, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। आप देखिए मुराद सईद हो गए, शहजाद अकबर हो गए, और जितने करीबी दोस्त हैं, अली जैदी हो गए, सारे वही राग लाते हैं, लूटी हुई दौलत लाएंगे। भाई आनी होती तो अभी तक कुछ ना कुछ तो रिकवर हो गया होता। और आप ही के प्रोग्राम में हम कई दफ़े अरसलान भाई डिस्कस कर चुके हैं कि नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग की बड़ी शदीद ज़रूरत है।
हमें उनके इंटेंट पे शक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप नीयत को लेके क्या करेंगे। अगर आप के पास नीयत है और आप अपनी उस नीयत के ज़रिए कोई प्लान नहीं बनाते और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो फिर आप एक सुराब देख रहे हैं, आप सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। तो अभी 2.5 साल का अरसा बहुत अच्छा था इनके पास कि ये नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेते और कम अज़ कम ये फाइलें जो अफसरों को वापस फेंकी जाती हैं उनके सामने हायर कोर्ट्स की तरफ से कि आप क्या ले हैं, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है, कम अज़ कम ये एम्बेरसमेंट भी ना होती और किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचे होते। अब एग्जैक्टली जी, ये वो चीज़ें हैं खर्चा जो हो जानी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेट कि वो नहीं हुई। ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब, सर ये मौलाना शिरानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, फजल रहमान साहब खुद सिलेक्टेड हैं, जलसे जुलूस इसलिए कर रहे हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट से एक डील चाहिए, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस, ये जो दरार पड़ी है, इज़ इट द बिगिनिंग, ये अभी आगाज़ है या ये बस यहीं तक रहेगी बात? ये JUI के अंदर हाफिज शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शिरानी, ये एक इनका एक ग्रुप था, धड़ा था। तो ये मेरे लिए तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये जो मौलाना फजलुर रहमान सरबराह हैं उनकी पॉलिसी से ये इख्तिलाफ करते हैं। लेकिन बात तो यही है कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए जो एक्सट्रीम पोजीशन अपोजिशन ने ली हुई है, वो इस्तीफे अगर आप देखें पाकिस्तान की तारीख में हमेशा दबाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं तो उन्हें तब संजीदा लूँगा कि अगर वो स्पीकर के ऑफिस में सबमिट होते हैं। अगर आप अपने पार्लिमानी सरबराहों को देते हैं तो उनकी कोई ख़ास वक़्त नहीं, उनका माजी में भी हमने ये देखा है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप इसमें क्या हर्ज है कि मलिक साहब वो कलेक्टिवली फिर आगे पेश हो जाएं, पहले अपनी पार्टी हेड के पास चले जाएं, एड्रेस उसमें स्पीकर को ही हर कोई करेगा, लेकिन इवेंचुअली वो चले जाएं कलेक्टिवली स्पीकर साहब के पास, तो इसमें कोई हर्ज है या नहीं? कोई हर्ज नहीं। फिर स्पीकर को इंडिविजुअली तस्दीक करना पड़ेगी कि ये आपके मिले हैं इस बिहाफ पे। मेरा पॉइंट ये है कि देखें, जो एक्सट्रीम पोजीशन अपोजिशन ने ली है और एक्सट्रीम पोजीशन गवर्नमेंट ने ली है, अगर गवर्नमेंट मुज़ाकरात करे तो ये जो निज़ाम को एक बज़ाहिर ख़तरा दिखाई दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें, सेनेट इंतखाबात में रुकावट हो और असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी ना कर सके, ये तो बहुत एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है 2-3 मई से, एक तो ये कि एहतसाब के कानून पे वैसे भी रिव्यू होना, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी, अगर गवर्नमेंट उस पर एक मीनिंगफुल डिबेट करती है, नई कानून साजी करती है, तो अपोजिशन के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। दूसरा, जो लोग गिरफ्तार हैं, आपने अभी पहले स्पीकर साहब की बात की, वो प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी कर सकते हैं, यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब शेख रशीद अहमद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते रहे और मियां नवाज शरीफ के दौर में आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी चौधरी शुजात साहब करते रहे। तो ये एतमाद साजी की फ़िज़ा के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे और मुज़ाकरात का अमल जब रेलिवेंट फोरम करेंगे तो फिर ये चीज़ें बहुत हद तक एक्सट्रीम पोजीशन पीछे आ जाएंगी। ठीक, जहाँ तक इलेक्टोर जी पॉइंट है। मैं चौधरी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये किस हद तक देखते हैं ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स तो एक अलग चीज़ है, इस्तीफ़े हतमी तौर पर आएंगे क्या कि वो स्पीकर तक पहुंच जाएं और ये सब जगह से फिर पीपल्स पार्टी पर सवाल है कि आया वो सिंध असम्बली सिंध में अपनी हुकूमत जाने देंगे, ये तमाम तर चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे सवालात हैं। बट आपका जो सारा तजर्बा है उसकी रोशनी में आपको क्या लगता है कि हतमी तौर पर ये इस्तीफ़े आ जाएंगे? लॉन्ग मार्च की कैपेसिटी कितनी है और कितना कुछ वो हिला पाएगा लॉन्ग मार्च? अरकान अपने इस्तीफे लिख के दे देंगे, वो स्पीकर तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर पहुंचेंगे भी तो अरकान जिस स्पीकर के पास भी जाएंगे, बहुत सारे अरकान उनको फोन करके कह देंगे किताब वक्त है कि हम खुद आपके पास हाजिर ना हो और आके आपके सामने ना कहें कि हमने इस्तीफा दिया, आप हमारा इस्तीफा मंजूर ना कीजिएगा। ये माजी में सेनेट में भी हुआ हुआ है, कौमी असम्बली में भी हुआ हुआ है, मैं नहीं शाहिद हूँ।
गुलाम इसहाक खान साहब के दौर में भी स्पीकर बेनजीर साहिबा ने इस्तीफे दिए थे और वो सारे के सारे गुलाम इसहाक खान साहब को दे दिए गए थे। वो स्पीकर तो नहीं थे, वो तो सदर पाकिस्तान थे। ये बात ठीक है मेरे दोनों साथियों की कि इस्तीफे हमेशा दबाव के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इमरान खान पर इस दबाव का कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर ये इस्तीफे देंगे और स्पीकर मंजूर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, सीटें पड़ी रहेंगी। इमरान खान साहब ने भी तो इस्तीफे दिए थे, तो क्या हुआ था, कमेटियों की मीटिंग में ये जाते थे। असल में हमारे यहाँ दिक्कत जो है वो ये है कि हमारी मौजूदा हुक्मरान जो जमात है, इसके लोगों को कानून साजी का अभी तक अंदाजा नहीं है कि इसका तरीकाकार क्या है और असेंबली की प्रोसीडिंग में सीखते कहाँ हैं। सीखते हैं कमेटियों की मीटिंग में, जहाँ महकमा सामने बैठा हुआ होता है, कानून साजी के लिए बिल मौजूद होता है, गुफ्तगू होती है और कई कई दिन एक एक चिक पर गुफ्तगू होती है और उसके नतीजे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना, उसको यूटिलाइज करना, ये कोई आसान काम नहीं होता। यहाँ तो ये है कि बस एक नारा दे दिया गया कि ये झूठे हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। इसके मुतबादिल अब कोई नया नारा अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब के पास देने के लिए है नहीं, और चूंकि ये नारा अपनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सक रहा, इसलिए उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं सर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। चौधरी साहब मैं जरा आगे बढ़ूंगा। मुबश्शिर साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये तो बड़ी तफसील से चौधरी साहब ने बता दिया, अब दोबारा मैं वही सवाल करूँ फ़ायदा नहीं है उसका। जो चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर इम्पॉर्टेंट है वो ये है, मैं कहता हूँ इस्तीफ़े पार्टी कायदीन के पास जमा हो गए, लॉन्ग मार्च का वक्त आ गया, लाहौर से लॉन्ग मार्च चला। अब आप लाहौर में बैठे हैं, मुझे आप बता दें कितने को बंदे ये निकाल लेंगे या कितने को बंदे इनके साथ आने के लिए तैयार होंगे। दिस कंसर्न्स मी मोर देन कि ये बाकी क्या करेंगे। लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाना है, ये सर बड़ा सवाल है, ये किस हद तक मुमकिन हो पाएगा। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, कीपिंग इन व्यू के जो मौसम होगा और जो उसकी सख्ती होगी जनवरी के महीने। देखिए बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन हमें थोड़ा सा ना कंपोजिशन को देखना होगा। पीडीएम की पीपल्स पार्टी एक वक्त में बेस्ट स्ट्रीट पावर कहलाया करती थी, आज नहीं है वो, कम से कम पंजाब की हद तक तो नहीं है। सिंध में फिर भी वो लोग निकाल लेती है। कराची का जलसा आपने पीडीएम का देखा। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जीटी रोड पे अच्छा शो कर सकती है, जो कि वो करेगी और लोग भी निकलने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज़ का जो है इमेज एक क्राउड पुलर का तो बन चुका है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर वो बरकरार है अभी तक मीनारे पाकिस्तान वाले जलसे के बाद। मुबश्शिर भाई फजलुर रहमान खुद वो क्राउड पुलर वाला जलसे के बाद भी अच्छा ठीक जी। देखिए जलसे पे उसकी स्ट्रेंथ पे हम एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। उसकी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक अच्छा शो था। और उसमें भी आप मौसम की सख्ती को ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं मद्देनज़र रखिए, क्योंकि उसका कंपैरिजन इमरान खान की रैली से बिल्कुल नहीं बनता, और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो शायद सर इस्लामाबाद तक कामयाब शो पुटअप हो सकता है। इज दैट पॉसिबल मुबश्शिर भाई? मैं वही आपको एक एविडेंस देने लगा हूँ। मौलाना ने जब पहला अपना लॉन्ग मार्च शुरू करके इस्लामाबाद पहुँचे थे तो उन्होंने वो सक्खर से शुरू किया था, सिंध से, और वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते 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 इस्लामाबाद पहुंच गए थे और बहुत कामयाब बढ़े। वहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ मौलाना साहब की अकेली थी, ना उसमें मुस्लिम लीग के एक्टिविस्ट थे ना पीपल्स पार्टी के एक्टिविस्ट थे। एक बात तो तय है कि मौलाना के पास डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, वो वहाँ पे जा भी सकते हैं, वहाँ पे बैठ भी सकते हैं, माजी में बैठे भी हैं। उनके साथ आप बोनस पॉइंट ऐड कीजिए मुस्लिम लीग नवाज़ का जीटी रोड का वर्कर, और उनके साथ फिर पीपल्स पार्टी का वर्कर अगर आप ऐड करें तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा शो वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर वो 4-5 दिन का धरना दे गए तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशर में ला सकते। ठीक है, राइटली सेट जी, बड़ा बेहतर एनालिसिस आपने दे दिया। मैं ज़रा मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूँ। मलिक साहब, ये बड़े दिलचस्प दिनों में दाखिल हो रही है कहानी। दिसंबर अपने अख्ताम पे है, आखिरी 8-9 दिन 10 दिन बाकी हैं। जनवरी इम्पॉर्टेंट है, फरवरी 10 फरवरी से पहले इलेक्शन हो नहीं सकता सेनेट का, ये वाजे हो गया, इसके बाद होना है। 11 मार्च को मुद्दत ख़त्म हो रही, तो ये 3 महीने बड़े डिसाइसिव हैं। ये सिर्फ एक गहमा गहमी रहेगी या इससे ज़्यादा भी कुछ आप देख रहे हैं इन 3 महीने? देखिए, वो तो हम आखिर में बात कर रहे हैं कि लास्ट लेग में लोग आएंगे नहीं होंगे, लेकिन जो मुल्क में हैजान जारी रहेगा और जो उससे पहले हमारे टॉक शोज़ का और सोसाइटी का ये मौजू रहेगा,
और फिर कंटेनर लगेंगे और वो खारदार तारें लगाई जाएंगी, पुलिस की हज़ारों नफरी बुलाई जाएगी, पकड़ दकड़ होगी, कदगने होंगी, आज़ादी इज़हार पे पाबंदी होगी। इस सारे क्राइसिस से गुजरने का क्या ज़रूरत? अगर बड़ी जंगें भी देख लें तो उन बड़ी जंगों के बाद भी आपको मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, टेबल टॉक। तो हम क्यों नहीं पाकिस्तान की तारीख से, दुनिया की तारीख से सीख लें कि इससे कबल ही हम मुज़ाकरात कर लें? ये एक्सट्रीम पोजीशन किस लिए? अगर हम पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान की सियासी जमात है, पाकिस्तान की हुकूमत है, तो फिर अनाज से बाहर निकल के मुज़ाकरात करने होंगे और फोकस करना चाहिए। देखें, आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। इस सर्दी में गैस नहीं है, गरीब के पास अंडा खाने के पैसे नहीं हैं, पराठा नाश्ते में याशी बन चुका है। तो ये जो है ये लोगों के इश्यूज हैं। लेकिन हमने स्क्रीन पे कि सेनेट इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, असम्बली मुद्दत पूरी करेंगी नहीं करेंगी, सिस्टम को डिलीवर करना चाहिए। और सिस्टम डिलीवर होगा और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा तो फिर वो राइटली सर। मलिक साहब, ये तो बड़ी आइडियल आपने बातें की हैं और इस तरह हो जाए तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।